Friends, I'm Dr. Aditya Sethi from Gurgaon. I'm an ophthalmologist and I'm specialized in pediatric ophthalmology. And I'm going to be talking to you on this prestigious platform with the help of our friends in Santon on World Sight Day about protecting and taking care of your eyesight. So I'm going to start. So we know importance of vision. And we know eyes are an important sensory organ. हमें पता है कि आंख विंडो है सोल के लिए. This is an expression that we often use. और हमें पता है कि vision जो है वो एक विंडो दुनिया देखने के लिए है. And with vision we connect with other people. With vision we feel the happiness. 80% of our memories are determined by what we see. In fact, 80% of what a child learns in school is because of a good vision. This is something we must understand. हमें ये जानना जरूरी है कि 80% जो हम देखते हैं वो ही याद रखते हैं. Vision memory is the most permanent memory we have. On World Sight Day, this is an annual global event. हर साल ये event आता है और इस event का कारण ये है कि हम attention देना चाहते हैं on various causes of blindness और जो तकलीफों से हमारी रोशनी जा सकती है उस पे हम इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं आज के दिन. इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि हमें अवेयरनेस बनाना है कि अगर आप ये करो या यहाँ ट्रीटमेंट लो या यहाँ पे इस समय पे आओ तो आपका ट्रीटमेंट ठीक हो सकता है, आपकी आंखें ठीक हो सकती है, विजन बच सकती है. ठीक है, और क्या कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर रहेगी. और इस दिन का ये मतलब है कि सारे डॉक्टर्स आते हैं इस दिन और आपको इन्फॉर्म करते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं कि किस तरह से आपको सही तरह से विजन इम्पेयरमेंट को टैकल करना है. ये नहीं सोचना कि बस अब ये मेरी आखिरी थी अब वो खत्म हो गया. मेडिसिन इज एवर इवॉल्विंग एंड अपडेटिंग इज द नेसेसरी इवल टुडे. ठीक है. So why World Sight Day? We know 2.2 billion globally have unaddressed vision impairment or blindness. Amongst these 1 billion people have visual impairment which could be avoided and yet to be addressed. As per the recent study, approximately 2% of the population is blind. That's a large number. 1.1 million approximately are corneal blind in India alone. And over 1 lakh corneal transplants are required annually in India. Currently, the transplant number that we are able to provide are 25,000 only. That's 1/4 the amount which is required. So sight और vision में अंतर क्या होता है? Sight मतलब रोशनी is physical. It's a sensory experience in which light reflects off an object and the eyes then focus and then it focuses on the eyes. Signals are sent to the brain to be converted into these images और हमें फिर दिखता है. Vision वो चीज होती है जो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है, जो साइट को इंटरप्रेट करता है, वो विजन बोलते हैं. Sight allows a patient or a person to witness an event, but vision helps him understand the significance and draw interpretations from it. Protecting your eyes and your sight is highly important so that you may avoid harm. सिर्फ विजन या सिर्फ साइट नहीं, दोनों की जरूरत हमें है. अंडरस्टैंडिंग आई एनाटॉमी, हमें आंख के बारे में थोड़ा आइडिया है. ये लिंक भी आपको दिया हुआ है, कभी किसी को फॉलो करना हो देख सकते हैं. आंख आगे से पीछे तो हमारी काली पुतली, हमारे एंटीरियर चेम्बर, हमारे लेंस, हमारे पीछे विट्रिस और हमारा रेटिना और ऑप्टिक नर्व, ये हमारे मेन पार्ट्स हैं आंख के. इसके बारे में हम बात करेंगे. सो कॉमन आई प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? कॉमन आई प्रॉब्लम्स बच्चों में अलग होती हैं, बूढ़ों में थोड़ी अलग होती हैं. और ये सबसे कॉमन वाली कौन सी होती है? एक होता है रिफ्रैक्टिव एरर या फिर चश्मों की जरूरत जो हम नॉर्मली बोलते हैं. इसमें अलग तरह की जरूरतें होती हैं चश्मों जैसे. एक अस्टिग्मेटिज्म जिसको हम सिलिंड्रिकल नंबर बोलते हैं, मायोपिया जिसको हम बोलते हैं कि नजदीक का दिखता है दूर का इतना बढ़िया से नहीं दिखता है, और नियर साइटेडनेस, एंड हाइपरोपिया जिसमें हम उल्टा बोलते हैं कि नियर का बढ़िया दिखता है पर दूर का बच्चे को और अडल्ट को इतना बेहतर नहीं दिखता है. ड्राई आइज, ये आजकल बहुत कॉमन तकलीफ है और काफी इंपॉर्टेंस इसको दी जा रही है क्योंकि हमारे आधा से ज्यादा काम ऑनलाइन और स्क्रीनों पे हो गया है. तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक आजकल
ऑलमोस्ट हर इंसान को ड्राई आई का प्रॉब्लम आ रहा है। ड्राई आई, काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं मेरे आंख से तो पानी गिर रहा है, आप ड्राई आई बोल रहे हैं। ये अक्सर होता है, ये एक रिएक्शन होता है आंख का, और इसके बारे में हम और सुनेंगे। डिजिटल स्ट्रेन इन द आईज, अगेन स्क्रीन टाइम की वजह से हमारा आई स्ट्रेन बहुत बढ़ गया है, तो एक नया टर्म स्क्रीन हाइजीन आज इंट्रोड्यूस हुआ है, और इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, जिन लोगों को लाली आंखों में ज्यादा होती है, अक्सर होती है, समय के हिसाब से होती है, साल में एक बार होती है, इनको एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जैसे बोला जा सकता है। कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात की रोशनी में तकलीफ हमें देखने में, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कुछ बच्चों में जो तकलीफें स्पेशली हम हाईलाइट करेंगे उनके बारे में। लेजी आई या एम्ब्लायोपिया, इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, हम इसके से डिस्कस करेंगे। लेजी आई वो तरह की आंख होती है जो अगर बचपन में इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जाए तो पूरी जिंदगी परमानेंट विजन लॉस में हो सकता है। स्ट्रबिस्मस या स्क्विंट या तिरछापन, तिरछापन सिर्फ रोशनी नहीं, हमारे खुद के सेल्फ स्टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही समय पे इसको टैकल करना। अलग अलग तरह के तिरछापन होते हैं, कॉमन वाले हम डिस्कस करेंगे। टोसिस या फिर हमारी आंख की पलक को झपकना, थोड़ा नीचे होना, ये रोशनी में भी हानिकारक हो सकता है और आगे जाके सिलिंड्रिकल नंबर और बाकी परमानेंट चेंजेस भी कर सकता है। ज्यादा बड़े लोगों में ये तकलीफें क्या क्या हो सकती हैं आंखों की। प्रेस बायोपिया जो सबसे कॉमन चीज है, 40 साल की उम्र के आसपास और उसके ऊपर हमारे आंख के मसल्स भी थोड़े एज हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमें नजदीक और दूर की फोकसिंग में दिक्कतें आती हैं, और इसको हम प्रेस बायोपिया या अकोमोडेशन का एरर बोलते हैं। कैटरैक्ट, जिसको हम सफेद मोतिया बोलते हैं, ये हमारे आंख के शीशा लेंस में एज रिलेटेड चेंजेस के होने की वजह से आंख के अंदर सही तरह की लाइटें नहीं, सही अमाउंट ऑफ लाइट नहीं जा पाती है, उसकी वजह से हमारी रोशनी घट जाती है। ग्लोकोमा या काला मोतिया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और काफी लोगों को इसके बारे में सुना होता है या ना सुना होता है, और काफी बार पहली बार डॉक्टर इनको बताते हैं कि आप काला मोतिया है आपको, और हाँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है जो समय के साथ और बढ़ता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हमें शांति से सुनेंगे और इसके बारे में जानेंगे। एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ये हमारे पर्दे में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है मैकुला जिसको बोलते हैं, उसमें उम्र के हिसाब से थोड़ा बदलाव आना और उसकी वजह से रोशनी जाना, उसकी वजह से ये होता है। और आजकल सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, भारत जैसे में, डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्योंकि हमें पता है डायबिटीज आजकल बहुत कॉमन और रैंपेंट हो रहा है, उसके वजह से पर्दे में सबसे पहले जो इनमें डायबिटिक पेशेंट्स में असर आता है, उसकी डिजीज को डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मायोपिया या नियर साइटेडनेस। मायोपिया एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर है, मतलब चश्मे की जरूरत, कॉमनली हम ऐसे बोलते हैं कि चश्मे की जरूरत है इन पेशेंट्स को। इन पेशेंट्स में नजदीक की ऑब्जेक्ट्स और नजदीक का रोशनी जो है वो अच्छी रहती है, पर दूर की जो होती है वो धुंधली इनको दिखती है। जैसे इस चित्र में नीचे आप देख सकते हैं, दोनों बच्चे नॉर्मल विजन में क्लियर होना चाहिए, पर मायोपिया में इनको धुंधला धुंधला दिखता है। इसका कारण होता है कि इन बच्चों का आंख की जो आई बॉल है वो ज्यादा लंबी होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल आई बॉल्स जो उनमें मायोपिया ना हो। उसके वजह से जितनी भी रोशनी हमारी फोकसिंग जो हो जाती है लाइट की, जो कन्वेंशनली आगे होनी पर्दे पे होनी थी, वो आगे हो जाती है। इसके वजह से धुंधलापन का इमेज आता है। ये काफी तौर से घर में किसी को मम्मी पापा या भाई बहन को भी होता है साथ साथ, सो हेरिडिटरी नेचर में भी होता है। इसके सिम्टम बचपन में ही, स्पेशली स्कूल गोइंग मायोपिया जो हम बोलते हैं, जो स्कूल 8 साल की उम्र से 12 साल की उम्र तक, ये धुंधलापन बोर्ड नहीं देखने में, या टीवी नजदीक से जाके देखने में, या कंप्यूटर स्क्रीन पास से जाके देखने में, या आंख काफी बार झपकाने में, इन सब सिम्टम्स के साथ आता है। काफी बार बच्चे बोलते हैं हमें सर दर्द हो रहा है, स्पेशली जब उनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ती है और
करीबन से स्क्रीन देखना होता है। इसका ट्रीटमेंट चश्मा पहनने से हो जाता है। नेगेटिव पावर चश्मा जिसको हम बोलते हैं, माइनस पावर चश्मा, उससे ये इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं और अडल्ट में कॉन्टैक्ट लेंस, और 18 साल के ऊपर लेजर सर्जरी जो कॉमनली हम बोलते हैं, या रिफ्रैक्टिव सर्जरी से भी इसका इलाज हो जाता है। हाइपरोपिया ये दूसरा तरह का सब इम्पोर्टेंट रिफ्रैक्टिव एरर है। मतलब हम उस चश्मे वाली तकलीफ को ये बोलते हैं जो चश्मे से सही हो जाती है, पर इसमें क्या होता है कि पेशेंट को या बच्चे को नजदीक की ऑब्जेक्ट्स साफ नहीं दिखता है, ब्लर दिखता है, और दूर के ऑब्जेक्ट्स बढ़िया से दिख रहे हैं। इन बच्चों में आई बॉल जो होती है, जो आंख होती है, वो साइज में थोड़ी छोटी होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल आई, और इसके वजह से जो इमेज हमारा फोकस होता है लेंस का, वो आंख के पीछे एक वर्चुअल प्लेस में होती है, और इसके कारण धुंधलापन नजदीक में ज्यादा रहता है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, नजदीक की किताब उसको धुंधली दिख रही है और नॉर्मल बंदे को वो ठीक दिखती है। इसके सिम्टम्स होते हैं, ये काफी बार अगर छोटा मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया हो तो ये काफी बार अनडिटेक्टेड भी चल जाता है, क्योंकि हमारे आंख के मसल्स इसको ओवरशैडो कर देते हैं। तो या आई स्ट्रेन के साथ या हेडेक्स के साथ काफी ये पेशेंट्स आते हैं, और काफी पेशेंट 35 इयर्स के आसपास भी हमारे पास आते हैं। जो हाई हाइपरमेट्रोप्स होते हैं वो बचपन में ही तकलीफों के साथ आ सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट है सिंपल चश्मा पहनने से, और कॉन्टैक्ट लेंस भी इस्तेमाल होता है, और हाँ, इसके लिए भी सर्जिकल लेजर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं हर पेरेंट से बात करना चाहूंगा, वो है लेजी आई या एम्ब्लायोपिया के बारे में। लेजी आई और एम्ब्लायोपिया एक बचपन की कंडीशन है जिसमें चाइल्ड की आई साइट बढ़िया से डेवलप नहीं होती in one eye. When a patient has amblyopia, the brain focuses on one eye more than the other, virtually ignoring the lazy eye. Vision is not normal even though there is obvious pathological condition associated to it. काफी बार इन बच्चों में कोई और कारण दिखता नहीं है कि रोशनी क्यों कम है उस आंख में, सिर्फ एक छोटा सा चश्मे का नंबर की वजह से या चश्मे के नंबर के डिफरेंस की वजह से होने के कारण जो बच्चा कंप्लेन नहीं करता है, उसके बाद जाके क्या होता है कि हमारे रोशनी पूरी ठीक से बनती नहीं। ये इसको हम लेजी आई कहते हैं या एम्ब्लायोपिया। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, लेजी आई या एम्ब्लायोपिया छोटे उम्र के बच्चों में ज्यादा जल्दी हो जाता है, काफी बार अनडिटेक्टेड या फिर नहीं पकड़ा जाता है। इस कारण में क्या होता है कि इसका कारण ये होता है कि आंख की रोशनी कोई कारण से एक आंख में कमजोर रहती है एज कंपेयर टू दी अदर, और उसके वजह से दिमाग को लगता है कि इस बच्चे की एक ही आंख है, और जब दिमाग को ऐसे लगता है वो उस आंख को प्रेफर करता है एज कंपेयर टू दी अदर आंख, और जब ये प्रेफरेंस बैठ जाती है तो परमानेंट विजन लॉस भी हो जाता है। इसको हम लेजी आई कहते हैं। अक्सर ये लेजी आई एक आंख में होती है, और काफी तौर पे दोनों आंख में भी हो सकती है अगर हम इसको बचपन में ट्रीट ना करें। लेजी आई का ट्रीटमेंट सिर्फ अगर चश्मे की जरूरत हो, सिर्फ एक चश्मे से हो सकता है। काफी तौर पर अगर अनइक्वल विजन फिर भी रहता है तो हम पट्टी करना या पैचिंग करते हैं इन बच्चों में, और अलग नए तरह के ट्रीटमेंट भी इसका अवेलेबल है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर गेम्स बच्चे की खुशियों के लिए। और ये मैं दोहराना चाहूंगा, कंप्यूटर गेम्स भी ट्रीटमेंट है। अस्टिग्मेटिज्म या सिलिंड्रिकल पावर, इसमें क्या होता है, इस रिफ्रैक्टिव एरर में क्या होता है कि काली पुतली जो है हमारी है, वो अक्सर सबसे ज्यादा पावर के साथ रहती है पूरे आंख में। लेंस का ऑलमोस्ट 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ पावर उसमें रहता है, और इस कारण की वजह से इसका सही होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा पावर आंख का हो जाता है। ठीक है, इसमें इम्परफेक्शन, इसकी शेप में इम्परफेक्शन हो, मतलब इसके एक्सेस अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या कोई और एक्सेस ज्यादा स्टीप हो या ज्यादा चौड़ाई पे हो, तो उसके वजह से सिलिंड्रिकल पावर डेवलप हो सकता है। ठीक है, ये बचपन में भी हो सकता है, और एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि लेजी आई या एम्ब्लायोपिया भी उस बच्चे में हो जाए क्योंकि ये सिलिंड्रिकल पावर उसमें हो। इसके सिम्टम्स होते हैं सर दर्द,
आई में स्ट्रेन, कभी कभी आंख को छोटा करके देखना, डिस्टॉर्टेड विजन मतलब धुंधला धुंधला शब्दों को काफी बार बच्चे ई को एम बना देते हैं, इन बच्चों लेटर्स का स्किप कर देना, ये सब भी इसके कारण हो सकता है। स्पेशली स्क्रीन में डिफिकल्टीज, तो स्क्रीन का इस्तेमाल करना। इसका ट्रीटमेंट भी चश्मा, स्पेशल सिलिंड्रिकल चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस में टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंस और रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी है। जैसे आप देख सकते हैं ये सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज, थोड़ा सा धुंधलापन है उसके ब्रिज पे, एज विद एस्टिग्मेटिज्म और नॉर्मल विजन में वो क्लैरिटी है। स्ट्रैबिस्मस या तिरछापन, तिरछापन को हम काफी बार क्रॉस आई या स्क्विंट बोलते हैं। ये छोटे से छोटे बच्चों में 6 महीने की उम्र के बच्चों में भी हो सकता है और उससे बड़े बच्चों, स्कूल गोइंग बच्चों में भी हो सकता है। ये अलग अलग तरह का होता है, या तो इनवर्ड हो सकता है, आउटवर्ड जो सबसे कॉमन, इन दोनों, ये दोनों सबसे कॉमन तरह के तिरछापन है। अलग तरह के भी और तिरछापन हो सकते हैं, डिफरेंट सिंड्रोम्स भी हो सकते हैं। तो अपने जब भी आप सस्पेक्ट करते हैं बच्चों में ये हो, तो जल्द से जल्द उनको एक पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या स्ट्रैबिस्मोलॉजिस्ट या कॉम्प्रिहेंसिव आई डॉक्टर के पास प्लीज लेके जाइएगा, क्योंकि आंख के डॉक्टर ही आपको आगे बता पाएंगे। क्योंकि आंख और रोशनी बच्चों की 8 साल तक डेवलप हो रही होती है, और इस समय हम दोनों आंख का एक साथ उपयोग करना बिना तिरछापन के जरूरी समझते हैं उनके पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। टोसिस या ड्रूपी आई, ये मेडिकल टर्म है कि पलक, जो ऊपर की पलक है वो नीचे की तरफ गिरी रहती है और ऊपर पूरी नहीं जाती है, उसको बोलते हैं टोसिस। इसमें लेजी आई भी डेवलप हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो आंख की रोशनी बंद कर सकता है अगर ज्यादा ड्रॉप हो, नहीं तो फिर सिलेंड्रिकल पावर दबा के इम्परफेक्शंस कॉर्निया में बना के दे सकता है। उन दोनों कारण के वजह से ये कंडीशन खुद ठीक नहीं होती है अक्सर, और इसका ट्रीटमेंट सर्जरी से करना जरूरी रहता है। टेम्पररी भी इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल रहते हैं, पर टेम्पररी टेम्पररी होती हैं। कॉर्नियल अल्सर्स, ये अलग तरह की इंफेक्शंस और सफेदी होती हैं जो हमारी काली पुतली के ऊपर आ सकते हैं, और ये हमारी रोशनी हमेशा हमेशा के लिए भी खराब कर सकती हैं। ठीक है, तो इसको जल्द से जल्द पकड़ना और इनका ट्रीटमेंट सही लेना बहुत जरूरी है। अक्सर कभी हमारा जो बाहर खेलना बच्चों में, अडल्ट्स में बाहर आउटडोर वर्क करना, फैक्ट्री में काम करना, ये सब एक कारण हो सकता है कि हम ज्यादा एक्सपोज रहें काली पुतली की चोट की तरफ या इन्फेक्शन की तरफ। तो इन कंडीशंस में बहुत जरूरी है कि हम एक प्रोटेक्टिव चश्मा पहने। आप देख ही रहे होंगे कोरोना करके अब सेफ्टी ग्लासेस काफी पॉपुलर हो रहे हैं और इम्पोर्टेंट हो रहे हैं। सेम कारण से आप जब भी आउटडोर काम करें या कुछ करें, प्रोटेक्शन आंखों को भी जरूरत है। एक पत्ता का भी आंख पे लगना इन्फेक्शन परमानेंट कर सकता है काली पुतली पे, और इस डिफिकल्ट सिचुएशन से हमें बचा सकता है अगर हम चश्मा पहने। इसको हम मेडिकल टर्म्स में केरेटाइटिस कहते हैं, क्योंकि अलग तरह की इन्फेक्शंस काली पुतली पे हो सकती है। ये वायरल हो सकती है, ये बैक्टीरियल हो सकती है, फंगल हो सकती है, माइक्रोस्पोरेडियल हो सकती है, और अलग अकैंथोमीबल और अलग तरह की हो सकती है। ये कॉन्टैक्ट लेंस वेरर में थोड़ा ज्यादा होने का चांस रहता है, इससे कॉन्टैक्ट लेंस का ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एंटीबायोटिक या एंटीवायरल या डायरेक्ट उसके ऑर्गेनिज्म डायरेक्टेड ट्रीटमेंट के सही समय पे और सही तरह से देने से रोशनी 100% वापस भी आ सकती है। कभी कभी जब रोशनी पूरी नहीं आती है और स्कार फॉर्म हो जाता है या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आता है, तो सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसमें हम काली पुतली का बदलाव करें। सबसे कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो आंख में होती है, जिसको हम पिंक आई, मद्रास आई या कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, ये एक हमारी आंख की सफेद चमड़ी की इंफेक्शन है, जो जिसके वजह से आंख में इरिटेशन, पानी आना, डिस्चार्ज, रोशनी को देखने में दिक्कत, सर दर्द, ये सब हो सकता है। ये एक अक्यूट कंडीशन है, मतलब ये एकदम से आती है, एकदम से ज्यादा हो जाता है, और समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो तो। थोड़े मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक हो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल एंटीवायरल हो अगर वायरल इन्फेक्शन हो,
या कभी कभी स्टेरॉइडल मेडिसिन से भी इसको कंट्रोल करके हम वापस नॉर्मल विजन करते हैं। तो इसका सही समय पे सही तरह से ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और कोविड ने हम सबको इसमें याद करा दिया है कि इन्फेक्शन रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हाथ साबुन पानी से धोना चाहिए, ठंडे पानी से मुंह धोना चाहिए और दूसरों से कांटेक्ट से मिनिमम रखना चाहिए। तो जैसे ही इसी में भी पिंक आई में भी ये कंटेजियस होता है तो बाकियों को भी हो सकता है, तो ये सेम प्रिकॉशन हमें रखने पड़ते हैं। कैटरैक्ट, मोतिया, सफेद मोतिया या मोतियाबिंद क्या होता है? अक्सर पेशेंट्स और जनरल पब्लिक में नाम कैटरैक्ट का तो सबको पता होता है या मोतियाबिंद का पता होता है, पर ये होता क्या है ये हमें नहीं पता होता। कैटरैक्ट हमारे कुदरती शीशा, जो आंख के अंदर शीशा होता है, जैसे कैमरा का लेंस होता है जो उसमें फोकस करने में मदद करता है, तो हमारी आंख में कुदरती शीशा होता है। इस शीशे में उम्र के वजह से या काफी बार बच्चों में जल्दी कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम या कोई बचपन पेट में होने में इन्फेक्शन मां को होने से ये ट्रांसपेरेंट से सफेद हो जाता है लेंस। सफेद का मतलब है कि ये पूरा ओपेक या फिर मोटा हो जाता है और रोशनी को काट देता है और हमारे पर्दे में रोशनी को गिरना से रोक देता है। इसको मोतिया या सफेद मोतिया कहते हैं। मोतिया का एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको जानना है आपके दादा दादी को मोतिया के साथ कैसे दिखता है, तो एक शीशा लीजिए और उसमें भाप मार दीजिए और उससे देखने की कोशिश कीजिए। दिखता तो उनको सब कुछ है पर सब धुंधला धुंधला दिखेगा। जैसे इस पिक्चर में एक कैट दिख रही है, वो नॉर्मल विजन में एक साफ दिखती है, वैसे ही मोतिया के साथ कैट तो दिख रही है पर सब कुछ धुंधला है। वैसे ही धुंधलापन दूर करना मोतिया के लिए इम्पोर्टेंट है। मोतिया जब जैसे हम जानते हैं कि बीमारी नहीं होती, एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी काफी बार होती है, तो ये एज को रोकने वाली कोई मेडिसिन तो होती नहीं, तो मोतिया का इलाज अक्सर सर्जरी ही रहता है। सर्जरी में हम इसको ये कुदरती शीशा को लेजर टेक्नोलॉजी और फेको इमल्सिफिकेशन अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से रिमूव करते हैं और उसकी जगह हम एक आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट करते हैं। ये आर्टिफिशियल लेंस भगवान के दिए हुए लेंस जैसा नहीं होता है, इसमें काफी फ्लॉज होते हैं। तो बहुत जरूरी ये है चूज करना कौन सा लेंस आपकी आंख को सूट करता है। तो आपके डॉक्टर आपको काफी टेस्ट करेंगे और समझाएंगे कौन से लेंस से आपको ज्यादा फायदा रहेगा। याद रखिएगा ये लाइफ लॉन्ग रहता है लेंस, तो इसका चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसमें सवाल जवाब डॉक्टर साहब से करने चाहिए। तो मोतिया के ऑपरेशन के दौरान क्या होता है? सबसे पहले आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे कि वो किस तरह का प्रोसीजर कर रहे हैं। ये लेजर वाला जिसको हम फेम्टो कैटरैक्ट बोलते हैं, या फिर फेको इमल्सिफिकेशन जिसको अल्ट्रासोनिक मोतिया रिमूवल कहते हैं। दोनों सबसे मॉडर्न और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल सर्जरीज अवेलेबल हैं। और भी इम्पोर्टेंट सर्जरीज जो एडवांस मोतिया में होते हैं, जैसे स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट सर्जरी और पुराना वाला आईसीसीई भी आपको सूट कर सकता है। इसलिए डॉक्टर साहब से इसमें डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपको। तो पेशेंट को हम जैसे बताते हैं ओपीडी बेसिस पे ये ऑपरेशन होता है, एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, या ये लेटेस्ट टेक्निक से इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये ड्रॉप्स से ही सुन हो जाती है हमारी आंख और उससे ही मोतिया काफी रहता है। कई केसेस में आपका डॉक्टर और आप प्रेफर करेंगे कि इंजेक्शन दे और हमारी आंख सुन हो जाए। ये उन एंशियस पेशेंट्स के लिए होता है या फिर उन पेशेंट्स के लिए जो ये प्रेफर करते हैं। उसके बाद हम आपके जो आंख में सूटेबल लेंस है वो प्लेस करते हैं और उससे आपकी रोशनी विद इन अ फ्यू डेज फुल 100% आने की तरफ पड़ जाती है। काला मोतिया या ग्लोकोमा, ग्लोकोमा या काला मोतिया हमारी ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, स्लोली स्लोली प्रोग्रेसिवली डैमेज करता है। काला मोतिया एक बहुत एक्सपेंसिव टॉपिक है। ये अलग अलग कारणों से हमारे ऑप्टिक नर्व में डैमेजेस होती हैं, उन सारे की वजह से काला मोतिया बैठ सकता है। ऑप्टिक नर्व वो नर्व है जो हमारी आंख को
ब्रेन से कनेक्ट करती है और हमारे साइट को विजन में कन्वर्ट करती है। ये विजन इम्पेयरमेंट जो है वो धीरे धीरे हमारी साइड वाली रोशनी से कम होती है और धीरे धीरे हमारी सेंट्रल रोशनी की तरफ ली जाती है। याद रखिएगा, ये एक परमानेंट विजन लॉस है और नर्व को रिस्टोर करना अभी साइंस में नहीं है। हालांकि इसमें बहुत रिसर्च हो रहा है, पर हाँ, ग्लोकोमा को सिर्फ बूंदों से, सिर्फ ड्रॉप से स्टॉप किया जा सकता है, मतलब रोका, अरेस्ट किया जा सकता है ताकि वो आगे ना बढ़े। तो बहुत ज़रूरी है इसका सही समय पे इलाज करना और सही तरह से इलाज करना। ग्लोकोमा के रिस्क फैक्टर्स काफ़ी होते हैं, कुछ मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे हमारे आंख का प्रेशर ज़्यादा हो, वो हो सकता है क्योंकि हमारे आंख के अंदर जो ड्रेनेज नली है वो पतली या बंद हो, या ड्रेनेज नलियों में कहीं ब्लॉक हो, उसकी वजह से आंख का पानी ज़्यादा देर रहता है और इम्पीड करता है आउटफ्लो को, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ सकता है। ये उन कारणों की वजह से भी हो सकता है, जैसे बीपी की मेडिसिन जो हम लेते हैं उसकी वजह से हमारे नस में खून कम पहुंचता है और उसकी वजह से हमें काला मोतिया हो सकता है। अनकंट्रोल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये हो सकता है। कोई और सिस्टमिक प्रॉब्लम की वजह से भी ये हो सकता है। हमारे गलत तरह से योगा या अपने गले के ऊपर प्रेशर डालने की वजह से, या जिम में ज्यादा वजन उठाने की वजह से भी टेम्पररी हो सकता है। इसके बारे में आप अपने डॉक्टर या ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट से बात कीजिएगा डिटेल में कि आपके और क्या कारण हो सकते हैं। आजकल सबसे कॉमन कॉज, एक और कॉमन कॉज जो हो रहा है वो स्लीप एपनिया है। रात को खराटे मारने, जो लोग खराटे मारते हैं और सो नहीं पाते हैं ठीक से, उनमें ऑक्सीजन सप्लाई रात को ब्रेन और नर्व में कम पहुंचता है और उसकी वजह से काला मोतिया की डैमेजेस भी हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स इसके हैं: all people above 40 years of age should get a screening for glaucoma done, and above 60 with a family history of glaucoma need to see a glaucoma specialist. ये याद रहना बहुत जरूरी है। यू कैन ऑल्सो, उन लोगों में जिन जो माइनस नंबर ज्यादा हो या प्लस नंबर ज्यादा हो, या तो आंख बहुत छोटी हो प्लस नंबर हाई हो, याद है दोस्तों हमने बात की थी, या फिर आंख माइनस नंबर की वजह से ज्यादा बड़ी हो, लंबी हो, उन केसेस में भी हो सकता है। और किसी तरह का चोट लगना, उसके वजह से भी एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है। किसी तरह की मेडिसिन, स्टेरॉइड मेडिसिन ज्यादा देर तक आपने ली है, आपको भी ग्लोकोमा हो सकता है, तो चेक कराना बहुत जरूरी है। और अगर डायग्नोसिस ग्लोकोमा का सही समय पे हमने लिया और किया, तो ग्लोकोमा की सारी तकलीफें हम सिर्फ मेडिसिन से रोक सकते हैं। सो डायग्नोसिस ऑफ ग्लोकोमा में क्या क्या करते हैं: आंख का प्रेशर का चेक, टोनोमेट्री, आंख की ड्रेनेज एंगल को चेक, कोनियोस्कोपी, नस को डायरेक्टली चेक करना, नस को फंक्शन चेक करना थ्रू पेरीमेट्री, और काली पुतली कितनी मोटी है प्रेशर का कोलैबोरेट करने के लिए। ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट ड्रॉप से हो सकता है और सर्जिकल भी होता है। आई ड्रॉप्स, अलग अलग तरह के आई ड्रॉप्स अवेलेबल हैं ग्लोकोमा के लिए, जो या तो हमारा पानी का प्रोडक्ट, आंख का पानी का प्रोडक्शन कम करते हैं, या फिर हमारा आउटफ्लो, पानी का आउटफ्लो बढ़ा देते हैं। उसकी वजह से प्रेशर जो एक मॉडिफाइबल फैक्टर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेज़र थेरेपी भी इसमें होती है, जिसमें हम एक लेज़र की मदद से एक डिफरेंट ड्रेनेज एंगल बना देते, ड्रेनेज पॉइंट बना देते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज स्पॉट्स हैं उसको हम बड़ा कर देते हैं। फिल्टरिंग सर्जरी या ट्रैबेक्युलेक्टमी और MIGS और ड्रेनेज ट्यूब्स भी सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों अबाउट रेटिनल प्रॉब्लम, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द डेवलप्ड कंट्रीज। मैकुलर डिजेनरेशन होता है, मैकुला हमारा सबसे सेंसिटिव स्पॉट होता है हमारे पर्दे का, और इस स्पॉट में अगर उम्र के वजह से कोई वेयर एंड टेयर, मेटाबॉलिज्म का वेयर एंड टेयर, सेल्स अगर अक्यूमुलेट हो जाए, वेस्ट प्रोडक्ट्स अक्यूमुलेट हो जाए और वो हमारे रोशनी को रोक दें या पर्दे में और डैमेजेस कर दें, तो उसको एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन कहते हैं। इनके वजह से नए ब्लड वेसल्स भी वहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि
न्यू वास्कुलराइजेशन हो जाती है वहाँ पे, जिसको हम मेडिकली बोलते हैं उस, और ये नए वेसल्स पुराने वेसल्स जैसे नहीं होते हैं, और अक्सर ये ब्लीडिंग कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो इसको सही समय पे पकड़ना और सही तरह से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं स्मोकिंग, ज़्यादा वजन या बीएमआई हमारा ज़्यादा होना, हेरिडिटरी भी होता है कई लोगों में, और ये दो तरह के होते हैं, या तो ड्राई टाइप या फिर जो ब्लीडिंग के साथ हो, जिसको वेट टाइप बोलते हैं। डायग्नोसिस, इसमें हम ओसीटी एक टेस्ट होता है वो करते हैं। ये इन सिंपल टर्म्स ये वो होता है जैसे सीटी स्कैन होता है और हमारे ब्रेन और हर पार्ट में देखने के लिए लेयर बाय लेयर। ओसीटी एक अल्ट्रासाउंड वेव्स बेस्ड मैकेनिज्म है, जिसमें हम पर्दे को लेयर बाय लेयर डाइसेक्ट करके देख सकते हैं कि तकलीफ कहाँ पे है और कितनी है। उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। एक और टेस्ट फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी होती है, जिसमें हम फ्लोरोसेंट डाई इंजेक्ट करते हैं, और ये डाई सीधा आंख में पहले पहुंचती है, और वहाँ पे हम इसका रूट को फोटोग्राफ करते हैं देखने के लिए लीक पॉइंट कहाँ कहाँ है। ये आप देख सकते हैं चित्र में मैक्युलर डीजेनरेशन कितनी तकलीफ दे सकता है, हमारे विजन में एक काला धब्बा छोड़ सकता है परमानेंटली। डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे हमने डिस्कस किया था, डायबिटीज या शुगर होना, उसके वजह से हमारी रोशनी जा सकती है, और ये एक बहुत कॉमन कॉज हो गया है, और इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के डेट में हमारे करंट पॉपुलेशन में। ये डायबिटीज़ हमें पता है किस कारणों से होता है, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करना आम के लिए भी बेहतर रहता है। ये एक डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन है, ये हमारे नसों को पतला कर देता है डायबिटीज़, और उसके वजह से हमारे पर्दे में छोटे छोटे स्पॉट्स पे नसों का काम या ब्लड वेसल्स को स्टॉप कर देता है काम करने से, और उसके कारण की वजह से वहाँ पे नए नए वेसल्स पैदा हो जाते हैं जो अगेन अनस्टेबल होते हैं, और उनके वजह से सूजन, ब्लीडिंग और पर्दे का उखड़ना के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसके वजह से हमारे आंख का फिल्म जो है, रेटिना जिसको बोलते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हमारी रोशनी में काले धब्बे होना एक सिम्टम है इसका। ब्लड विजन, धुंधला होना, फ्लक्चुएटिंग विजन मतलब नंबर चेंज बार बार होना, ये डायबिटीज का साइन है, और डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो सकती है। रंग को ठीक से अप्रिशिएट करना कुछ उम्र के बाद इसकी वजह से हो सकता है, और काली काले धब्बे साइड साइड में होना, ये उसकी वजह से हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स, कितनी देर से आप डायबिटिक हैं, यंग डायबिटिक्स को ये बाद में होना ज़्यादा चांसेस है, और अगर आप 10-15 साल से डायबिटिक हैं तो आपको भी ज़्यादा चांसेस है। अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं है तो आपको ज़्यादा चांसेस है, और हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल भी साथ में हो तो और खराब हो सकता है, और स्मोकिंग या टबैको यूज़ की वजह से और भी ये तकलीफ हो सकती है। ट्रीटमेंट इसके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, और इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो आंख में दिए जाते हैं डायरेक्टली, जो इस नए वेसल्स की ग्रोथ को रोक सकता है, और काफ़ी बार सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर पर्दा हमारा उखड़ा हो या ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक रहे। आई स्ट्रेन, आजकल हम सब स्क्रीन टाइम हम सबका इतना बढ़ गया है कि हम सब के सब इंक्लूडिंग डॉक्टर्स आई स्ट्रेन के शिकार हो गए हैं। The term eye strain describes a group of symptoms which occur in some people after extended use of the eyes. Although eye strain can be uncomfortable, it may not lead to any damage. Extended computer uses or any other device like mobile phone, gaming, etc., with inadequate or excessive lighting may cause strain. आई स्ट्रेन बहुत दिक्कतदार हो सकती है कभी कभी, उसकी वजह से पानी गिर सकता है, सर दर्द हो सकता है, आंख में ऐसे मन कर रहा है जैसे बंद करके सो जाए, वैसे भी हो सकता है। पर ये तकलीफ जो है हमारे जॉब की वजह से या हमारे एंटरटेनमेंट की वजह से होती है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहता है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ब्लर्ड विजन या डबल देखना, आई इरिटेशन होना, स्टिंगिंग या बर्निंग होना, पानी गिरना बहुत सारा, लाली, सर दर्द बहुत तेज होना, कभी कभी ऐसा लगना है मैं कहाँ हूँ, डिसोरिएंटेड हो जाना, डिफिकल्टी इन फोकसिंग, कुछ देखना में फोकस नहीं कर पा रहा। और कोविड-19 में कि लॉकडाउन सिचुएशन ने हमारे स्क्रीन सिर्फ हमारे नहीं, हमारे बच्चों के, हमारे एल्डर्स के, सबका इतना दुगना कर दिया है, तिगना कर दिया है कि तकलीफ ऑलमोस्ट सब में हो रहा है। हमारी क्वालिटी ऑफ विजन में क्या तकलीफ हो रही है? हमारी पढ़ने में दिक्कत हो रही है,
हमारा ग्रोसरीज, क्लीनिंग, डस्टिंग, वर्किंग ऑन लैपटॉप्स, हर चीज में दिक्कत होगी। तो अगर आप कुछ चीजें करें तो ये कम हो सकती है, गायब नहीं होगी पर कम हो सकती है। आप अगर डिस्टेंस स्क्रीन से बनाए रखें तो अच्छा रहेगा, जितना डिस्टेंस हो उतना कम स्ट्रेन, जितनी बड़ी स्क्रीन हो डिस्टेंस उतना रह सकता है। तो बड़ा स्क्रीन और डिस्टेंस ये दोनों याद रखिएगा। ब्राइटनेस को एडजस्ट करना या फिर अपने सेटिंग में जाके ब्लू फिल्टर लगाना, उससे जो आजकल ऑलमोस्ट लेटेस्ट सारे स्क्रीन और टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स और टीवीज में है। 20-20-20 रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जैसे T20 होता है, ये 20-20-20-20 हमारे पास रहता है डॉक्टरों के पास बताने के लिए कि हर 20 मिनट 20 सेकंड के लिए आप अपने आंखों को बंद रखिएगा, 20 बार झपकाइएगा और 20 फीट की दूरी पे देखिएगा। इससे हमारा आई स्ट्रेन काफी रिड्यूस हो सकता है। आंखों को रेगुलरली धोना बाहर की तरफ से, और नाइट टाइम अपना ब्लू लाइट एक्सपोजर कम करना, जिसको हम नाइट टाइम मोड बोलते हैं, स्क्रीन में है आजकल। और अपना काम को ऑफलाइन करना, ये करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जितना ब्लिंक करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये याद रखिएगा, आपको रेगुलर आई चेकअप्स की जरूरत है। हालांकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया और आपको इसके बाद लगेगा कि मैंने अपने सारे डायग्नोसिस कर लिए हैं, पर ये सिर्फ 2% है डायग्नोसिस जो तकलीफ हो सकती है। तो आपके डॉक्टर के पास आपको जाना बहुत ज़रूरी है, और रेगुलर आई चेकअप्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल टेली काउंसलिंग, टेली कंसल्टेशन भी हो रहे हैं, बट ये लॉन्ग टर्म आंसर अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं है, बट मे बी इन द फ्यूचर रहेगा। एट द मोमेंट हर तरह के डिफरेंट आई टेस्ट होते हैं। जब आप जाएंगे डॉक्टर के पास, आपको एक चार्ट पढ़ाया जाएगा जिसको आपसे विजन पता चलेगा, जिसको विजुअल एक्टिविटी चार्ट बोलते हैं। रिफ्रैक्शन असेस होगा, एक मशीन आपके सामने लगाएंगे, उससे आपका रिफ्रैक्शन चेक करेंगे। विजुअल फील्ड्स काले मोतिया के लिए चेक करेंगे, साइड विजन का, उसमें एक बड़ा सा डोम में आपको बिठा के चेक कराएंगे। एक मशीन, स्कोप, माइक्रोस्कोप जैसे मशीन से आपको डॉक्टर देखेंगे, जिसको स्लिट लैम्प बोलते हैं। पर्दा देखने के लिए आपको दवाई डालेंगे, और पर्दा एक अपने स्कोप लगा के आपको देखेंगे। कब कराना चाहिए आई चेकअप, ये काफी बार मेरे से पेरेंट्स पूछते हैं, बच्चों का कब कराना चाहिए। बट अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेमोलॉजी ने रेकमेंड किया है, और मुझे ये स्ट्रांगली लगता है कि हम सबको इसको अडॉप्ट करना चाहिए, कि बच्चों को कम से कम 3 से 4 बार अपने 10 साल के होने से पहले कराना चाहिए। एक, जब 1 साल की हो उससे कम, क्योंकि इस समय कोई परमानेंट विजन लॉस के कॉजेज जो हैं उनको अगर ट्रीट किया जाए तो रिवर्स होके हमारी रोशनी अच्छी हो सकती है और लाइफ की रोशनी बढ़ सकती है। दूसरा, जब वो प्री स्कूल जाने शुरू करें, क्योंकि इस समय मतलब 1 to 4 इयर्स के बीच, इस समय ईजोट्रोपिया या अंदर की तरफ तिरछापन जो हो वो पकड़ा जा सकता है और रिवर्स किया जा सकता है। दूसरा है, तीसरी बार है जब वो स्कूल जाना शुरू करें, बड़े स्कूल, वो 6 से 12 साल के बीच। इस समय माइनस नंबर या मायोपिया, स्कूल गोइंग मायोपिया, या फिर बाहर की तरफ तिरछापन होना, ये पकड़ा जा सकता है और बच्चे को रोशनी बढ़ सकती है। और चौथी बार 12 साल के बाद एक बार, जो हमारे बाकी माइनस नंबर, रिफ्रैक्टिव एरर्स और डबल विजन, ये सब के सारी तकलीफें पकड़ी जा सकती हैं। अडल्ट में जितनी बार आप चेक कराएं उतना अच्छा है, पर गाइडलाइंस थोड़े आपके लिए 5 साल से 10 साल के बीच, 5 से 10 साल, 5 बार 10 साल में, बिटवीन 20 to 30 years old, 2 to 4 years from 40 to 54, and 1 to 3 years from 55 to 65, and every 1 year from 65 onwards. So I pledge to take a pledge to donate your eyes and light up of life. Help the visually impaired to see the beauty of life. And I, as not only as a doctor but as a human being, have pledged my eyes, and I hope you have. Pledging बहुत ज़रूरी है, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था, कम से कम एक 1/4 ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ आइज अवेलेबल है, जो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं और किसी की रोशनी बचा सकते हैं। So I pledge my eyes. I wish you also do. I would encourage you to do. Thank you so much for your patient listening, and I hope I was able to clear some doubts about vision problems which are common, and about vision and sight. Thank you, and welcome. Thank you.
Should I stop share? Hi Rahul, Anuj, Bipin. Hi sir, Rahul. सब सो गए. Rahul. Rahul gone to sleep. कितने घंटे बात किए मैंने? सर वो एग्जैक्ट तो बता देगा वो देख के. 40 मिनट तो हुआ होगा. 40 मिनट हो गया होगा. हिंदी में क्या? सर बहुत अच्छा